दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने संस्कृति से संबंधित अनेक सवालों की चर्चा की थी और उसे सृजनशीलता के साथ और सामाजिक संबंधों के साथ जोड़कर यह बताने का प्रयास किया था कि समाज का स्वरूप कैसा है। आज हम मैक्स वेबर के धर्म का समाजशास्त्र को जानने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि यह भी जो नैरेटिव होगा, यह दो भागों के अंदर चला जाएगा। दो भागों के अंदर जाने की जरूरत मुझे इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आज का जो दौर है, हम इसे कई बार डार्क टाइम की संज्ञा देते हैं। अब इस डार्क टाइम के दौर में जो समूचे विश्व के अंदर देखने को मिलता है, उसमें हम धर्म के समाजशास्त्र को किस तरह से समझने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है और जिस तरह से अब शाखाओं के स्थान पर स्टडीज की चर्चा होने लगी है कि हम जैसे सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर की जगह कल्चर स्टडीज या सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर की जगह जेंडर स्टडीज, इन सब का उल्लेख करते हैं। ठीक उसी तरह से हमें अब चर्चा करनी चाहिए स्टडीज रिलेटेड टू रिलीजन की, और रिलीजन स्टडीज की चर्चा करनी चाहिए। असल में धर्म का समाजशास्त्र हो क्या सकता है? अगर हम इसकी चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि मोटे मोटे शब्दों में धर्म और समाज के मध्य का संबंध यह एग्जामिन होता है, इसका विश्लेषण किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है धर्म का समाजशास्त्र में। और यह जानने की कोशिश की जाती है कि समाज की जो माइक्रो रियलिटीज हैं और जो मैक्रो रियलिटीज हैं, इनका प्रभाव धर्म के ऊपर क्या होता है और धर्म इन सबको किस तरह से प्रभावित करता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने संदर्भ निकल करके आता है। हमको ये भी चर्चा करनी चाहिए अब सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के अंदर कि सैक्रेड और सेक्युलर और प्रोफेन एवं सैक्रेड, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, इन सब के अपने धार्मिक संदर्भ क्या हो सकते हैं, इसे भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इसके आधार पर धर्म से संबंधित अनेक प्रक्रियाओं, जैसे सेक्युलराइजेशन, जैसे मॉडर्नाइजेशन, जैसे रिलीजियोसिटी, इन सब का कैसे कैसे एक दूसरे के ऊपर असर होता है, इसे जानने की कोशिश भी की जा सकती है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के अंदर कि रिलीजन से संबंधित समूह कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें डिनोमिनेशन भी आ सकता है, इसमें एक्लेसिया भी आ सकता है, इसमें फेथ से रिलेटेड ग्रुप्स भी आ सकते हैं। कई तरह के जो समूह निकल करके आते हैं, कल्ट आ सकते हैं। इन सब का सामाजिक संरचनात्मक ढांचा किस प्रकार का है और ये धर्म के साथ कहां पर किस तरह से संबंधित है। क्या धार्मिक समूहों के बीच में हमेशा सहयोगात्मक संबंध होता है या इनके बीच में कभी कभी प्रतियोगिता और संघर्ष मूलक पक्ष भी उत्पन्न हो जाते हैं। एक चीज और भी हमें देखनी चाहिए, जब हम धर्म की चर्चा करते हैं तो धर्म के साथ मैजिक की अवधारणा आ जाती है कि भाई जादू क्या होता है। तो धर्म और जादू के मध्य में क्या संबंध है? धर्म और जादू के मध्य की अंतर संबद्धता क्या रिवाइवलिज्म को पैदा करती है या फिर रिफॉर्म्स को पैदा करती है? मैजिक से रिलेटेड मैजिशियंस और रिलीजन से रिलेटेड प्रीस्ट, ये जो सामाजिक समूह है, ये सामाजिक समूह किस तरह से हमको प्रभावित करते हैं। और जब रिलीजन एडवांसमेंट की स्टेज की तरफ जाता है, धर्म का जब विकास होता है, तो प्रीस्ट और प्रोफिट्स, इनके बीच के अपने संबंध क्या होते हैं और उन प्रोफिट्स को
जिसमें कि मैक्स वेबर एक स्टेज पर जाकर के ये कहते हैं कि जो प्रोफेट हैं ये करिश्मा के साथ में जुड़ जाते हैं, और ये प्रोफेट किस तरह से धर्म की समूची व्याख्याओं को प्रभावित करते हुए इसे एक फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्शन, इसको एक व्यापक नैरेटिव के साथ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में इन सब की व्याख्या विस्तार से और आलोचनात्मक तरीके से करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में हमें यह भी देखना चाहिए कि धर्म किस तरह से सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं को सकारात्मक एवं नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर रहा है। क्या धर्म एक तरह की सॉलिडेरिटी उत्पन्न कर रहा है विभिन्न समूहों के बीच में, या धर्म और धर्म से रिलेटेड जो विभिन्न समूह हैं वो अदरिंग, अन्यीकरण अन्य से बनता है, अन्यीकरण की प्रक्रियाओं को जन्म देते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कि धर्म का सेक्टेरियनिज्म के साथ में, धर्म का कम्युनलाइजेशन के साथ में, और धर्म का पोलराइज्ड कल्चर और पोलराइज्ड पॉलिटी के साथ में क्या संबंध है। और धर्म को इस रूप में देखते हुए हम ये भी जानने की कोशिश करें कि आज का आर्थिक ढांचा, आज का राजनीतिक ढांचा, राज्य की अपनी भूमिकाएं और इसकी विभिन्न संस्थाएं धर्म के साथ कैसे जुड़ती हैं, और धर्म इनके साथ में कैसे जुड़ करके एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि हमें इस रूप में धर्म का समाजशास्त्र को देखने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक मैक्स वेबर का सवाल है, हम ये कह सकते हैं कि मैक्स वेबर ने कन्फ्यूशनिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जुडाइज्म, इन धर्मों का अध्ययन किया है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जुडाइज्म और कन्फ्यूशनिज्म, और हम पहले चर्चा कर चुके हैं प्रोटेस्टेंटिज्म की, इन सब का अध्ययन करने का प्रयास किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैक्स वेबर का धर्म का यह समाजशास्त्र कहीं ना कहीं वर्ल्ड रिलीजन्स के बहुत नजदीक चला जाता है। विश्व के अंदर जो प्रमुख धर्म है उन प्रमुख धर्मों के नजदीक चला जाता है। मैक्स वेबर दो महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मैं पूरी की पूरी पहले ये बैकग्राउंड बता रहा हूं, और इस बैकग्राउंड के बाद में हम चर्चा करेंगे कि मैक्स वेबर ने जो विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया है उन्हें पूंजीवाद और तार्किकीकरण की प्रक्रिया के साथ कैसे जोड़ने की कोशिश की है। क्या ये एक सकारात्मकता के रूप में भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, या रैशनलाइजेशन और पूंजीवाद इनके विकास की प्रक्रिया में बाधक तत्वों की भूमिका निभाते हैं। ये हमको देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। वेबर का मानना यह है कि जो पराभौतिकता है, सुपर नेचुरल, यह सुपर नेचुरल एक सार्वभौमिक विश्वास है, ये एक यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम है। तो यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम के रूप में वे सुपर नेचुरल के कंसेप्ट को, सुपर नेचुरल पावर के कंसेप्ट को बताने का प्रयास करते हैं, और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि वे कौन कौन से तरीके थे, वे कौन कौन से माध्यम थे जिनके आधार पर यह विश्वास व्यवस्था विकसित हुई। यानी सुपर नेचुरल के प्रति जो यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम है वह किस तरह से विकसित हुआ, और जो इसके पहले का आदिम विश्वास प्रणाली थी, जो एक प्रिमिटिव बिलीफ सिस्टम था, उस प्रिमिटिव बिलीफ सिस्टम के बियॉन्ड हम कैसे चले गए। यानी सबसे पहले एक प्रिमिटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ, एक आदिम विश्वास प्रणाली विकसित हुई, जो संभवतः हमारा मानना है कि अगर हम दुर्खाइम को उसमें शामिल कर लें कि ये जो प्रिमिटिव बिलीफ सिस्टम है ये कहीं ना कहीं मनुष्य और प्रकृति के मध्य के साथ में जो संबंध थे, और जो नेचर की अपनी एक मिस्टिकल भूमिका थी, एक जो उसकी अपनी
रहस्यमयी भूमिका थी। उस रहस्यमयी भूमिका ने प्रिमिटिव बिलीफ सिस्टम को पैदा किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मानव जाति है, उस मानव जाति की अपने सोचने समझने की प्रक्रिया में, उसकी अपनी चेतना में अनेक प्रकार के बदलाव आते चले गए। उसका दायरा बढ़ता चला गया, उसका स्वरूप बदलता चला गया। बहुत सी चीजें जो प्रकृति के बारे में उसको पता नहीं थी, उनको उसने धीरे धीरे जानना शुरू कर दिया। वो चाहे कितना ही इल्यूजरी हो, कितना ही काल्पनिक हो, या कितना ही वास्तविकता पर आधारित हो, लेकिन ये विचार प्रणाली विकसित होती चली गई, इसका विस्तार होता चला गया। और ये जो प्रिमिटिव बिलीफ सिस्टम है, उसके परे जाकर के एक यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ। यानी हम नेचर के साथ में जुड़ते जुड़ते कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल पावर की तरफ, और सुपर नेचुरल पावर के प्रति जो हमारा अपना बिलीफ सिस्टम था, हम उसे आंतरीकृत करते चले गए और उसे एक सामाजिक व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते चले गए। ये हमें समझ में आना चाहिए सबसे पहले वेबर के दृष्टिकोण से। और इसलिए जब आप कन्फ्यूशनिज्म की बात करेंगे, हिंदुइज्म की बात करेंगे, बुद्धिज्म की बात करेंगे, जुडाइज्म की बात करेंगे, या अन्य धर्म जो भी एग्जिस्टेंस में आते रहे हैं, मैक्स वेबर ने उनका अध्ययन भले ही किया हो या ना किया हो, उनके बारे में आप जब चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम्स की बात करेंगे। मुझे आज के संदर्भ में एक बात और भी लगती है, ये जो माइग्रेटरी टेंडेंसीज हैं, विभिन्न धार्मिक समूहों से संबंधित जो सदस्य हैं, वो एक नेशन स्टेट से दूसरी नेशन स्टेट पर, गांव से नगर में और नगर से महानगरों में, या महानगर से नगर और नगर से गांव की तरफ जाते हैं, वो अपने धार्मिक व्यवस्थाओं को साथ लेकर के चले जाते हैं। उनसे रिलेटेड फेस्टिवल्स, उनसे रिलेटेड वर्शिपिंग सिस्टम्स, उनसे रिलेटेड अनेक प्रकार के मिथक, उनसे रिलेटेड अनेक प्रकार के सिंबल्स, उन सबको वो साथ लेकर के जाते हैं। और यह भी जो एक विस्तार है, इस विस्तार के अंदर भी तार्किकीकरण आता चला जाता है। इसके अंदर भी हम अनेक चीजों को स्टोरी की फॉर्म में, कई तरह के मिथिकल इंटरप्रिटेशंस की फॉर्म में सम्मिलित करते चले जाते हैं। और ऐसा लगता है कि ये सब जो विकास की प्रक्रिया है, या ये जो विस्तार की प्रक्रिया है, यह विस्तार की प्रक्रिया यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम्स को डेवलप करने में बहुत मदद करती है। इसके साथ साथ वेबर एक डाइकोटोमी को भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो डाइकोटोमी बड़ी इंटरेस्टिंग डाइकोटोमी है। इस डाइकोटोमी को, यानी इस विभेद को, इस जो दो तरीके का जो एक विरोधाभास है, उस विरोधाभास को मैक्स वेबर की जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत था, उस सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के साथ भी जोड़ा जा सकता है। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक क्रिया का कौन सा ऐसा कोर्स है, कौन सा ऐसा स्वरूप है, कौन सा ऐसा ढांचा है जो हमारे जीवन में, जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में अनेक प्रकार के विभेदीकरण को उत्पन्न करता है। क्योंकि वेबर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, वो ज्वैक रैशनल, वर्ल्ड रैशनल, ट्रेडिशनल, एफेक्चुअल, जब इन सब सामाजिक क्रियाओं की बात करते हैं, तो हमें ये देखने की आवश्यकता पड़नी चाहिए कि ये सामाजिक क्रियाएं किस तरह से हमारे जीवन में विभेदीकरण के डायमेंशंस को लाती हैं। सो व्हाट आर दोज कोर्स ऑफ सोशल एक्शन बाय विच डिफरेंशिएशन अकर्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। एक तो हमें पार्ट ये देखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जब हमने कहा कि ये दोहरा विरोधाभास है, तो विरोधाभास का दूसरा पक्ष क्या है, फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे सामाजिक जीवन में वो कौन से कोर्सेज हैं, वो कौन से स्वरूप हैं, वे कौन से प्रकार हैं जिन प्रकारों के आधार पर हम अपने परंपरागत तरीकों को जारी रखते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेडिशंस, continuity of those folk dimensions which are part of our life, and we are continuing with those traditions, with those linkages
विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी क्वालिटेटिव चेंज। तो परंपराओं को निरंतरता प्रदान करने वाली जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको निरंतरता प्रदान करने वाली सोशल एक्शन के कोर्स कौन से हैं, और हमारे सामाजिक जीवन में विभेदीकरण को उत्पन्न करने वाले कोर्स कौन से हैं, सामाजिक क्रिया के स्वरूप कौन से हैं। ये जो एक डायलमा है, ये जो एक डाइकोटोमी है, इस डाइकोटोमी को जाने बिना हम सामाजिक संदर्भों में धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते। ये हमको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना चाहिए। मुझे लगता है कि जब हम ट्रेडिशनल डायमेंशंस की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मैजिक की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैजिक से रिलेटेड जो भी कार्य प्रणालियां रही हैं, उनमें से अनेक कार्य प्रणालियां निरंतरता के साथ धर्म की विश्वास प्रणालियों के साथ जुड़ती चली गई। और इसलिए धर्म की चर्चा करने से पहले हमको मैजिक की भी चर्चा करनी चाहिए। क्या होता है मैजिक, जादू क्या होता है? मुझे लगता है कि जादू हमारे सामाजिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वह हिस्सा इस रूप में महत्वपूर्ण था क्योंकि हम उसमें अनेक प्रकार की जो क्रियाएं थी, अनेक प्रकार के जो स्टेप्स थे, जो निर्धारित स्टेप्स थे, उन स्टेप्स को करते हुए उस कॉन्सिक्वेंस को, उस परिणाम को अपने माध्यमों से प्राप्त करने की कोशिश करते थे, उन स्टेप्स के माध्यम से जिनको हम चाहते थे या जिनको हम नहीं चाहते थे। मैजिक का ये फ्रेम हमारे सामने है। आपने पढ़ा होगा प्रोडक्टिव मैजिक के बारे में, प्रोटेक्टिव मैजिक के बारे में, डिस्ट्रक्टिव मैजिक के बारे में। ये सब वो स्टेप्स होते थे इसके अंदर मैजिक में, जिसे मैजिशियन करवाता था, जैसे जादू को जानने वाला जो विशेषज्ञ है वो करवाता था। और ये माना जाता था कि अगर हम उन स्टेप्स को करते चले जाएंगे तो जो जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनको किया जा रहा है वो हम उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। आपने अपने अध्ययनों में, क्लासरूम इंटरेक्शन में इस बात की चर्चा सुनी होगी, इस प्रकार के उदाहरण सुने होंगे कि जब पहाड़ से पत्थर गिराया जाता था तो उस पत्थर की गड़गड़ाहट से बारिश हो जाएगी। इस तरह का एक विश्वास मैजिक के अंदर लोगों के बीच में था। इस तरह की क्रियाएं मैजिशियंस के द्वारा करवाई जाती थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इसमें मैजिशियन जो है वह हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक श्रेणी के रूप में उभर करके आता है। तो मैजिक अपने आप में एक विश्वास व्यवस्था है। फिर आता है रिलीजन। रिलीजन की जो विश्वास व्यवस्था है, इसमें मैजिशियन नहीं है, इसमें प्रीस्ट है, इसमें पुरोहित है। प्रीस्ट हर रिलीजन के अंदर पाया जाता है। हर रिलीजियस सिस्टम में कोई ना कोई प्रीस्ट होता है। वो क्या करते हैं? वो धर्म से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हैं। वहां पर तत्काल आपके सामने परिणाम उत्पन्न नहीं होते। आप उन क्रियाओं को करते रहिए, सुपर नेचुरल की आराधना के साथ में आप उन सबको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहिए और एक लंबे दौर तक उनको करते रहिए, इस संभावना के साथ कि ईश्वर यानी सुपर नेचुरल पावर आपको उस उद्देश्य की प्राप्ति में कहीं ना कहीं सहायता देगी। यह प्रीस्ट आपको बार बार भरोसा दिला सकता है, विश्वास दिला सकता है, अनुमान के साथ प्रस्तुत हो सकता है कि इस चीज को आप करते चले जाइए, सुपर नेचुरल पावर आपके साथ जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कि मैजिक में जब हम बात कर रहे हैं तो हम नेचर का जो मिस्टिसिज्म है, उस नेचर के मिस्टिसिज्म के साथ कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य के साथ कि अगर वह उद्देश्य हमको प्राप्त नहीं होता है तो उन स्टेप्स को ईमानदारी के साथ या संपूर्ण भरोसे के साथ, संपूर्ण आस्था के साथ हमने पूरा करने में किसी प्रकार की कोताही बरती है, हमने किसी प्रकार से उसमें वह कमिटमेंट शो नहीं किया जिस कमिटमेंट की आवश्यकता मैजिक के अंदर थी। लेकिन रिलीजन के अंदर ऐसा नहीं होता। रिलीजन में प्रीस्ट आपको बताता जाता है इन मंत्रों का उच्चारण करते रहिए,
इस प्रकार की वर्शिपिंग सिस्टम करते रहिए, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अपने सामाजिक जीवन में संलग्न करते रहिए। उस पराभौतिक जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में अनेक प्रकार के जो डायमेंशंस बना दिए गए हैं उनके वर्शिपिंग पैटर्न्स के, उनको करते रहिए। प्रीस्ट के सहयोग के साथ करते रहिए। प्रीस्ट बता दे तो फिर बिना सहयोग के उनके करते रहिए, और उस माध्यम से आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, दुख से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार का एक स्वरूप हमें रिलीजन की विश्वास व्यवस्था में देखने को मिलता है। एक बात और भी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर कि जैसे जैसे सुपर नेचुरल ऑर्डर, अब ये पराभौतिक व्यवस्था है, इस पराभौतिक व्यवस्था का जैसे जैसे विकास होता है, विस्तार होता जाता है, धर्म अपने आप में स्वायत्त शासी बनता चला जाता है। धर्म एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के रूप में हमारे सामने उभर करके आ जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा अनेक धार्मिक विश्वास व्यवस्थाओं के अंदर यह कहा जाता है प्रीस्ट के द्वारा कि आप अपने आप को सांसारिक जगत से मुक्त कर लीजिए। आप पराभौतिकीय शक्ति के प्रति जो आपकी अपनी आस्था है, जो विश्वास है, उसमें अपना संपूर्ण लगा दीजिए, और समाज का ये जो मेटलिस्टिक ऑर्डर है, इस मेटलिस्टिक ऑर्डर से अपने आप को पृथक कर लीजिए। तो धर्म धीरे धीरे एक स्वायत्त शासी स्वरूप ले लेता है। आपने विभिन्न धर्मों के अंदर सन्यासी देखे होंगे, मौलवीज देखे होंगे, आपने चर्च के ऑपरेशन से जुड़े हुए अनेक जो पोप हैं उनको देखा होगा, जो अपने आप को सांसारिक जीवन से पृथक कर लेते हैं, अपने आप को समाज की प्रणाली से अलग कर लेते हैं, और धर्म का ये जो ऑटोनॉमस कैरेक्टर है, इस ऑटोनॉमस कैरेक्टर का विकास करने के लिए वे अपने संपूर्ण जीवन को लगा देते हैं, और उसके माध्यम से जो सुपर नेचुरल ऑर्डर है, वह सुपर नेचुरल ऑर्डर विकसित होता चला जाता है, वह धीरे धीरे विस्तार लेता जाता है। एक रूप में हम ये कहें तो ये भी कह सकते हैं कि वह सरलता से जटिलता की तरफ चलता चला जाता है। एक चीज में आपने और भी महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने उभर करके आती है, और वो ये है कि जो मैजिक है, उस मैजिक में टैबूज हैं। उसके अंदर अनेक प्रकार के जो डूज एंड डोंट्स इस प्रकार के होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं कि ये टैबूज हैं। टैबूज का मतलब ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको अगर ये मैजिक से रिलेटेड क्रिया करनी है तो आपको नहाना चाहिए, इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, इत्यादि इत्यादि, इन चीजों को। तो उस तरह के टैबूज धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं, मिथिकल चीजें हैं जो कि उत्पन्न होती चली जाती हैं। तो वो टैबूज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पक्ष बन जाता है जब हम मैजिक की चर्चा करते हैं। लेकिन एक बात ये भी मान लीजिए कि ये एक बात ये भी मान लीजिए कि जो मैजिक है, मैजिक से रिलेटेड जो टैबूज हैं, वो टैबूज धार्मिक विश्वास प्रणालियों के अंदर भी धीरे धीरे आ जाते हैं। लेकिन वो जो धार्मिक प्रणालियां हैं, उन धार्मिक प्रणालियों के अंदर कुछ सिलेक्टिव टैबूज आते हैं, और वो टैबूज रिलीजियस इथिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, धार्मिक आचार शास्त्र का हिस्सा बन जाते हैं। हमें मैजिक और रिलीजन के मध्य का अंतर करते समय हमें ये भी चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से टैबूज के बीच में और रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स के बीच में अंतर स्थापित किया जा सकता है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि इस बात का उल्लेख जरूर हमारे सोच में आना चाहिए कि धार्मिक आचार शास्त्र में अनेक प्रकार के टैबूज जिनकी उत्पत्ति मैजिक के साथ होती है, वो किसी ना किसी फॉर्म में शामिल हो जाते हैं। यह संभव जब हो सकता है कि वो किसी मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर शामिल होते हैं। ये जो एक विकास है और ये जो एक विस्तार की प्रक्रिया का हम उल्लेख कर रहे हैं दोस्तों, इससे एक निष्कर्ष आपको जरूर निकालने की जरूरत है, और वो निष्कर्ष यह होना चाहिए कि जो
तार्किकीकरण की प्रक्रिया जिसका मैक्स वेबर उल्लेख करते हैं, वह तार्किकीकरण अपने आप में एक उद्विकासीय प्रक्रिया है। यानी धीरे 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 वह एक स्वाभाविक तरीके से हमारे सामने उत्पन्न होती चली जाती है। और यह जो तार्किकीकरण है, इस तार्किकीकरण की प्रक्रिया का विकास और विस्तार, मुझे लगता है कि यही सार्वभौमिक जो विश्वास प्रणाली है धर्म के साथ जुड़ी हुई, उस सार्वभौमिक विश्वास प्रणाली को एस्टेब्लिश करने में और उससे रिलेटेड जो मूल्य व्यवस्थाएं हैं, जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, उनको एस्टेब्लिश करने में अपना योगदान करता है। और इसके साथ साथ जो हमारे सामने ये जो मूल्य व्यवस्थाएं हैं या जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, इन बिलीफ सिस्टम्स का विवेचन और विश्लेषण भी तार्किकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। अब जो मैंने ये उल्लेख किया है कि तार्किकीकरण की प्रक्रिया का विस्तार होता है, और इस तार्किकीकरण की प्रक्रिया के विस्तार के साथ साथ हम बिलीफ सिस्टम्स को और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, वैल्यू सिस्टम्स को, इन सबको जब विवेचित करना प्रारंभ करते हैं, इनका हम विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं, तो इसके जो विश्लेषण के दायित्व हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेट के पास में चले जाते हैं। जो प्रोफेट है उसको, अब ये प्रोफेट के पास में ये करिश्मा है, और उस करिश्मा के माध्यम से इन चीजों को हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मैक्स वेबर ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है। इस संदर्भ को हम अपने आगे के लेक्चर के अंदर विस्तार देने की कोशिश करेंगे, और उसमें ही धर्म के विभिन्न प्रकारों के प्रति मैक्स वेबर का अपना क्या दृष्टिकोण रहा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।